साथियों नमस्कार, सभी भाई बहनों को नमस्कार। कौन है? एक बार आप जो भी भाई बहन जुड़े हैं, जो भी साथी जुड़े हैं, तो एक बार लिख के बताएं आवाज आ रही है क्या आप तक? हाँ, सूचना आ गई है कि आवाज आ रही है। लंबे समय के बाद एक बार पूर्व में जब रीट की तैयारी शुरू हुई तो विद्यार्थियों ने बड़े जोश खरोश के साथ और तैयारी शुरू की। पाठ्यक्रम में फिर कुछ बदलाव हुआ तो विद्यार्थियों ने देखा कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, उस दृष्टि से विद्यार्थियों ने तैयारियां शुरू की। फिर अचानक कोविड-19 की स्थितियां आ गई, कोरोना महामारी आ गई और जिसके कारण तैयारी जारी रही, लेकिन कहीं न कहीं उनको जो मोटिवेशन मिलना था या जो किसी साथी मित्र या किसी गाइड का जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। और स्थितियां ठीक हुई और पुनः कोचिंग संस्थान भी खुले, ऑफलाइन क्लासें भी शुरू हुई और बच्चे तेजी से तैयारी भी शुरू की और डेट भी निर्धारित हो गई थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो किसी के हाथ में नहीं होती हैं और दूसरी कोरोना की लहर आ गई, कोचिंग संस्थान भी बंद हो गए और जो निर्धारित तिथि थी परीक्षा की वो भी अनिश्चित हो गई। जैसा कि तय किया हुआ था कि 20 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी ये सूचना दे दी अब 20 जून को ये परीक्षा होना संभव नहीं है। और जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो जब अनुकूल होने के बाद ही फिर इस परीक्षा की कोई नई तिथि जारी हो पाएगी। और राजस्थान में सबसे बड़े स्तर की भर्ती, सबसे अधिक पदों की संख्या की भर्ती जो रिट भर्ती होने जा रही थी वो लगातार आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ी रही है। और निश्चित रूप से जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका धैर्य भी जवाब दे रहा होगा, अगर नहीं तो परीक्षा हो रही है और खूब तैयारी भी कर ली है और ऐसा भी लग रहा होगा कि लंबे समय से तैयारी कर ली, पता नहीं अब क्या होगा, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, दूसरा साथी क्या कर रहा है, मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ये स्थितियाँ भी कहीं न कहीं मन में रहती हैं। और जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा, जब दूसरी बार कोचिंग संस्थान खुले तो हमने सबसे पहले ये प्रयास किया था कि भाई सबसे पहले जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा है उस पाठ्यक्रम की परिचर्चा की जाए, क्योंकि विद्यार्थी कहीं न कहीं ऐसे भी विद्यार्थी रहे हैं कि जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे और पूर्व में भी एग्जाम दे चुके थे, तो सिलेबस वही था, लेकिन जो नए बिंदु जुड़े वो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा उसमें संकट हो रहा था। और आपको पता होगा कि व्यक्ति के प्लेटफॉर्म के ऊपर श्री कृष्ण यादव जी जो अपने संस्थापक हैं, उन्होंने भी बेहतर ढंग से प्लानिंग भी बनाई और उन्होंने वही क्लासें सबसे पहले मैनेज की जो क्लासें नए पाठ्यक्रम के रूप में जुड़ी थी। लेकिन फिर भी सभी विद्यार्थियों की क्लासें नहीं हो पाई, विद्यार्थियों और लॉकडाउन की स्थिति हुई, कोचिंग संस्थान बंद हुए, पुनः अपने घरों को लौट गए। ऐसा लग रहा है आना और जाना हो रहा है, परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पाई और साथ ही साथ में इस ढंग की भी स्थिति हो गई और एग्जाम का भी कोई पता नहीं चल पा रहा कि कब क्या होगा। अब देखो खास बात इस रूप में है, खास बात अब इस स्थिति में है। अच्छा, सभी नमस्कार कर रहे हैं? पहले तो भाई सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी नाइस विकास जी, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। ये कृष्ण जी ने बार बार मेरे को कहा भी था कि ये केवल ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पे आना ही पड़ेगा और ये एक बेहतर तरीका है जिससे कि विद्यार्थियों से संवाद किया जा सकता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी का स्वीकार है।
आज अपन जिस बात पे आए उसके ऊपर अपन सीधी बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो मूल उद्देश्य वही है कि जो अपना पाठ्यक्रम के रूप में, और आपको ये चिंता भी सता रही है। और खास बात है कि पिछले मार्च से, जो 2020 के मार्च में लॉकडाउन लगा था, 2021 का मार्च भी आ गया, एक साल से ज़्यादा समय बीत गया, सारी जो प्लानिंग थी जीवन की सब धरी रह गई है। क्या तैयारी होनी थी, परीक्षा कब होनी थी, रिजल्ट आना था, और क्या तैयारियां थी, जीवन में कोई नया मोड़ आना था, विवाह शादी होनी थी, सब कुछ स्थितियां बदल गई। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखें, मैंने पहले भी चर्चा की थी आपसे, हर क्लास में मैं चर्चा की है। देखो, एक तो सफलता का जो तरीका है वो एक सरल रास्ता है, लेकिन बहुत से साथी, मित्र और विद्यार्थी उस सरल रास्ते को अपनाने में झिझकते हैं, उसको सही ढंग से अपना नहीं पाते हैं। और मैंने ये हर क्लास में ये कहा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सभी के लिए कॉमन होती है, समान होती हैं। जैसे मैंने कहा कि हर पेपर में यदि अपने रिट का भी 150% जो आएंगे, उस रिट के पेपर के अंदर 150 में से आपको 8, 10, 7, 8 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आज तक आपने सुने ही नहीं है, कभी पढ़े ही नहीं है। चाहे वो आप लेवल फर्स्ट में आप देखें, चाहे लेवल सेकंड में मैथ साइंस या एसएस में देखें, किसी भी स्तर पे देखें, 2, 4, 5, 10 प्रश्न ऐसे आएंगे ही जो आज तक नहीं सुने हैं। और मैं बार बार ये कहता था, अगर 2, 4, 5, 7 जो प्रश्न हैं, जो मुश्किल से किसी पाठ्यक्रम के भाग का 5 से 7% भाग होता है, बाकी 90 से 95% वो पार्ट है जो आपने कहीं ना कहीं जिसके बारे में पढ़ा है, सुना है, और उसी पार्ट के ऊपर फोकस करें। तो जो 5-7% वाले जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न यूनिवर्सल समस्या है, सबके लिए समस्या है। और मैं यही उदाहरण देता था कि इस एक्स व्यक्ति के ऊपर यदि बिजली गिरेगी तो ये व्यक्ति चिंतित हो जाएगा, लेकिन यदि इस एक्स व्यक्ति को ये पता चले कि सारी दुनिया पे बिजली गिरेगी, तो कोई चिंता है क्या उसको? इसका मतलब सारी दुनिया मरेगी तो हम भी मर जाएंगे। इसका मतलब ये यूनिवर्सल समस्या है, और वही यूनिवर्सल समस्या अपने इस जीवन में भी आ गई। अब ये कोरोना की जो स्थितियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं। विद्यार्थी का पहला ही प्रश्न रहता है, साहब कब स्थितियां ठीक होंगी, पेपर कब होगा, डेट क्या आएगी। फिर मैं कहता हूँ भाई अभी तो कोई जानकारी पता नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर कहते हैं कि साहब आपका क्या अनुमान है? अनुमान कुछ भी नहीं है। सरकार भी अपना अनुमान लगाने में विफल होगी, कोई ऐसी स्थिति बनेगी नहीं, अन्यथा बेहतर ढंग से पहले और भी अच्छी तैयारी हो सकती थी। हाँ, ये जरूर है, आप और हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। जिसे लॉकडाउन किया तो उसका बेहतर ढंग से पालन करें, घर में बैठ के तैयारी करें, परिवार से जुड़ें। आज का जो समय बहुत तेजी से भाग दौड़ का है, परिवार के संबंधों को जोड़ नहीं पाते हैं, तो ये समय को आप सही सदुपयोग करें। तो मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल समस्या सभी साथी मित्रों के साथ है, सभी भाई बहनों के साथ है। आप ये नहीं माने कि इस कोरोना से केवल आपको केवल अकेले को क्षति हुई है, नहीं, राष्ट्र को भी हुई है, राज्य को भी हुई है, हर नागरिक को हुई है, और हर जो बेरोजगार परीक्षार्थी उसके लिए भी हुई है। तो किसी एक के लिए नहीं है, इसलिए आप मायूस और निराश नहीं हो, फिर भी आप लगातार सकारात्मक रहें। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है, मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो मायूसी और निराशा कभी नहीं होनी चाहिए। आप तो बड़ा शुक्रिया अदा करें उस ईश्वर अल्लाह का, अपने को उसने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने मानव बनाया है, मानव का जीवन दिया है। जो परिस्थितियां हैं उसको बेहतर ढंग से करें। अच्छा, कहीं आप ये समझ रहे होंगे शायद कि गुरुजी नौकरी लगे हुए तो अच्छी अच्छी बातें हैं, सब अच्छी अच्छी लग रही हैं। नहीं, ये मेरा अनुभव है। आप देख लेना, जीवन में जितनी भी जो आप परेशानियों की बात करते हैं, कभी भी जीवन में परेशानियां कम नहीं होती हैं। आज मोदी जी के सामने उनके स्तर की समस्या है,
अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी के पास उनके स्तर की समस्या है, कृष्ण जी जो संस्थान के मालिक हैं उनको पता है उनकी स्तर की समस्या उनके पास है। मेरे स्तर की मैं जानता हूं कि मेरी स्तर की समस्याएं, आपके लेवल की आपकी समस्याएं हैं, और हर परीक्षार्थी हर मित्र साथी की अलग समस्याएं हैं। और मैं कहता हूं कि जीवन में समस्याओं का केवल चेहरा बदलता है, समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। कभी आप समझते हो कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो सारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा संभव ही नहीं है। आप ये मान लें, उसके बाद आपकी ये समस्या शुरू होगी कि मेरे को नौकरी नज़दीक मिले, उसके बाद ये होगा कि स्कूल अच्छा मिले, उसमें ये मिलेगा कि स्टाफ ऐसा मिले, पता चले कि वहाँ भी सब कुछ अच्छा है, फिर पता किया कि आज के बदलते परिवेश में बच्चे सब पढ़ ही नहीं रहे, मैं तो पढ़ाना खूब चाहता हूँ, पता नहीं क्या कहूँ, ये तो माथा पीट रहा हूँ, ये तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब परेशानियां हर स्तर पे हैं। इसलिए आप चिंतित नहीं हो, आपकी स्तर की है, आप उसको मैनेज करें, बेहतर ढंग से उसका उपयोग करें समय का, और बेहतर ढंग से तैयारी करें। अब मैं आपके बीच में आज क्यों लाई आया हूं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूं। एक तो जो रिट का जो पाठ्यक्रम था, पूर्व में भी कृष्ण जी ने पूरी कड़ी मेहनत करके और पूरी टीम को लेकर ऑनलाइन जो अपना ऐप था, और जो अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट के जितने भी विद्यार्थी रहे हैं जो पूर्व में या बाद में एडमिशन लिया, उन सभी विद्यार्थियों को ऐप भी दिया गया था। ऐप में क्लासेज हैं, लेकिन जिस समय ऐप में क्लासेज थी उसके बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया। थैंक यू, बहुत खुश हूं, कह रहे हैं लाइव देखने पर बहुत खुश हैं। फर्स्ट गेट परीक्षा में महसूस किया है, प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पुराना पाठ्यक्रम था वो सारा किशन जी ने रिकॉर्ड करवा के ऐप पे डलवा रखा था आपके लिए, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के कारण वो जो पूर्व का जो पाठ्यक्रम था वो अपने लिए उपयोगी नहीं है, तो नया पाठ्यक्रम अपने पास रिकॉर्ड भी नहीं था। तो मैं इसलिए आपके बीच में वापस लाइव आया हूं। अगर जो भूगोल विषय का नया पाठ्यक्रम जुड़ा था, जो पुराने विद्यार्थी भी हमारे अभिव्यक्ति संस्थान से पढ़ के जा चुके थे, कि भी 1 नंबर बैच से, और लास्ट बैच था 33 नंबर का लास्ट बैच था, उस बैच तक का कोई भी परीक्षार्थी, कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे अब जो लॉकडाउन के बाद जब दोबारा आए तो उसमें पूरे परीक्षार्थी आ भी नहीं पाए। उसको हमने प्रयास किया कि उनको कुछ नोट्स ही दे दें, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बेहतर ढंग से नोट्स के साथ साथ उस प्रत्येक बिंदु से संदर्भित, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है या इंडियन ज्योग्राफी से है, उस टॉपिक को मैं आपके बीच में लेके आऊं। जहाँ यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आएगा, साथ में आपका जो ऐप है उसमें भी क्लासें डलेंगी, तो वहाँ आपके पास ही क्लासें मिलेंगी। उससे वापस आप एक बार तारतम्यता भी आपकी जुड़ेगी, मैं भी आपसे जुड़ पाऊंगा, मेरी बातें भी आप तक पहुंच पाएंगी, और उस पाठ्यक्रम से कोई कैसा क्या प्रश्न हो सकता है उसकी भी चर्चा हो सकती है। केवल पाठ्यक्रम ही नहीं है, उस पाठ्यक्रम के साथ अपन क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे समय समय पे। मेरे पास भी जो समय की स्थितियां थोड़ी अलग हैं, तो मेरी नियमित रूप से कक्षाएं नहीं हो सकती, लेकिन जैसे अभी अभी मैंने इसी दिशा में कृष्ण जी के सहयोग से कार्य और शुरू किया है, आपने देखा भी होगा, इस पे जो लाइन भी चल रही होगी, तो मैंने स्वयं का भी एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसपे लिखा ज्योग्राफी बाई कुलदीप यादव, इस नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। उस पे भी क्लासें हैं, और अपने अभिव्यक्ति का जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी एक क्लासें आएंगी, दोनों पे आएंगी। साथ में रिट के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है सभी कक्षाएं, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हाँ, ज्योग्राफी विषय के संदर्भ में आगे यदि कोई ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में, क्योंकि मैंने ये महसूस किया, हमने अब की बार फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाया तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो कि किसी न किसी सर्विस में थे, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के अंदर जिनकी नियुक्ति थी उनको पढ़ने में भी समस्या थी, तो एक ऐप भी बनाया गया है, और उस ऐप का आप देखेंगे तो उस पर सब्सक्रिप्शन में नीचे आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल का नाम भी आएगा। और ये ज़रूर ध्यान रखें आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे आपको हर वीडियो की सूचना भी आप तक पहुंच पाए।
और जो अपने ऐप जो एप्लीकेशन का निर्माण किया है उस एप्लीकेशन का नाम रखा है ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर। इस नाम से अपन ने ऐप भी रखा है। और मेरे पास बार बार मैसेज भी आ रहे थे बहुत से विद्यार्थियों के, साहब असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच कब शुरू करोगे, नेट का कब शुरू करोगे। देखो, प्लानिंग है, एक प्रक्रिया है। आप अपने स्तर में पढ़ना चाहते हो, लेकिन मेरे लिए समय की आवश्यकता है। अभी मैं आपके बीच में आने के लिए अभी मेरे को समय लगेगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आपके बीच में आऊँगा। अन्यथा आप पहले दिन ही कहेंगे साहब क्लास नहीं है, इतनी नहीं है, कम है, तो निश्चित रूप से उसमें एक समय लगेगा, एक दायरा है। हाँ, जब एप्लीकेशन का काम हो जाएगा और यदि नेट है, जीआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इससे संदर्भित जो कोर्स होंगे तो उन कोर्स से संबंधित जो अपनी बात करेंगे तो वो मैं उस समय आपको लाइव आके सूचना दूंगा। इस समय ये है, लेकिन मैं आपके लिए एक बेहतर प्लानिंग कर पाऊँ, एक बेहतर गुड मटेरियल तैयार कर पाऊँ और एक बेहतर ढंग से आपके पास सामग्री उपलब्ध हो और जिससे एक प्रमाणिक जानकारी के रूप में, क्रमबद्धता के रूप में आपके पास मैटर उपलब्ध हो। तो पुनः अपन रीट के पाठ्यक्रम जो अपने YouTube चैनल अव्यक्ति का एप्लीकेशन जो ऐप है और साथ में जो मेरे नाम से YouTube चैनल है ज्योग्राफी बाई कुलदीप यादव, तो इन तीनों के ऊपर निःशुल्क रूप में रहेगा। इस पे आप बेहतर ढंग से देखें, लगातार आप इस पे बने रहें। प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास वीडियो जरूर आएगा किसी न किसी टॉपिक का। अक्षांश है, देशांतर है, वायुदा पेटियां हैं, पवन तंत्र है, विश्व में टाइम जोन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इससे संदर्भित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक संभवतः एक दिन छोड़ के एक वीडियो आएगा। उसको आप अच्छे ढंग से अध्ययन करें, उसको देखें और समझें उसको, और बेहतर ढंग से उसके ऊपर कार्य करें। देखिए, अब अपन आज जो अपनी बात शुरू करते हैं। आज का जो अपना बिंदु रखा है और जो लाइव आने का उद्देश्य भी रखा है, एक ऐसा टॉपिक जो करंट से भी जुड़ा हुआ है और उसमें अपने रखा है जो अपने रिट पाठ्यक्रम में भी है, जहां आप देखेंगे विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं, केवल इतना ही हेडिंग लिखा हुआ है। उसी से संदर्भित अपनी बात आज शुरू कर रहे हैं। मुकेश स्वामी जी कह रहे हैं कि आपसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे मैं आज स्कूल लेक्चरर के पद पर चयन हुआ। आपको बहुत ही बहुत बधाई और बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत तरक्की करें और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। देखिए, तो अपन शुरुआत करते हैं पर्यावरणीय समस्याएं, और आज का जो हेडिंग रखा है वो अपने रखा है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन, या जिसको अपन भूमंडलीय तापन कहते हैं। और वैश्विक जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो समस्याएं आज वर्तमान तक, टिल डेट तक अपन कहीं वो जुड़ती हैं, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं वैश्विक स्तर पे, ये जो समस्या है। तो अपन शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए आप, नमस्कार कुलदीप जी, आपने कोरोना काल में जो विद्यार्थियों के लिए कर रहे हो ये अपने आप में अद्भुत है। आपका अपना भाई अजय जी को नमस्कार, अजय जखराना जी। निश्चित रूप से आप एक मोटिवेशन के रूप में, मैं आपकी कक्षाओं को भी देखा है और आपके विचारों से बड़ा ही सहमत हूँ निश्चित रूप से। संजय 2016 उत्कर्ष 2000 बैच का स्टूडेंट हूँ, चयन 2018 भर्ती फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में हुआ है। सब आपके बेहतर पढ़ाने का नतीजा है। सही मायने में तो आपकी सफलता का ही परिणाम है। सही मायने में आपको लगता है कि शायद अध्यापक ही सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ अध्यापक तो एक मेघ है, बादल है, वो अपना ज्ञान पूरे रूप में बरसाता है। वो अपना ज्ञान सभी अपने मित्र साथी और विद्यार्थियों को देता है। वो ऐसा नहीं है अब उसका ज्ञान इस खेत के ऊपर बारिश होगी अगले खेत पे नहीं होगी, वो ऐसा नहीं है। लेकिन एक गाइड के साथ साथ आपकी स्वयं की जो कठोर मेहनत है, हार्ड वर्क है, आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, उसी का परिणाम होता है कि कुछ विद्यार्थी रह जाते हैं और कुछ विद्यार्थी
जिन्होंने कुछ विशेष रूप से कार्य करते हैं, जो विशेष कार्य करते हैं वो फिर सफल हो पाते हैं। तो ये आपकी विशेष सफलता निश्चित रूप से आपके प्रयासों का ज्यादा है, मेरा तो केवल उसमें एक सहयोग है। और मैं तो यही कहता हूं, सही मायने में मैं तो विद्यार्थी को उसका लक्ष्य दिखा सकता हूं। सही मायने में एक गाइड, एक मेंटर टीचर की भूमिका क्या होती है, कहीं आपके मन में कोई लगता हो कि शायद बड़ा कार्य होता है टीचर का कार्य क्या है उसको आप समझें। विद्यार्थी को अपना लक्ष्य धुंधला दिखता है, उसको दिख नहीं पाता है कि वो इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पास, या इसके लिए है कि नहीं। टीचर क्या करता है, उसको इस रूप में उसको ऐसा एहसास होने लगे हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, ऐसा उसमें आत्मविश्वास भरे, और उसको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ तैयारी करते करते मैं इस पद के योग्य हूं और मेरा चयन होना ही चाहिए। ये टीचर प्रयास करता है, जब एग्जाम देने जाए तो उसका इतना नजरिया विकसित हो जाए। सही मायने में अध्यापक तो आंखों में केवल सुरमा डालता है जिससे उसको सफलता दिखने लग जाए। सुरमा समझ रहे हो ना, स्याही, सुरमा डालने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। एक किसान रात को खेत में पानी इसलिए देता है और कुछ किसान को दिखता है 4 महीने बाद ये फसल पक के तैयार होगी, अनाज मिलेगा, उसको दिख रहा है। तो अध्यापक, जो मेंटर टीचर, जो गाइड है, वो केवल एक रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता उस विद्यार्थी को दिखे कि उसका गोल दिखे कि ये गोल मेरे को इस माध्यम से मिल सकता है। यदि ऐसा उसको अंदर से विश्वास है और वो फिर बेहतर तरीके से मेहनत करता है, उसको परिणाम मिलते हैं। तो सही मायने में आप सभी को पुनः जो भी कमेंट्स किए हैं सभी को शुभकामनाएं। और अब अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक वाले पार्ट से। देखिए आप, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भूमंडलीय ऊष्मन। और इसी को नाम दिया जाता है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन, सभी का तात्पर्य एक ही है, शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और मैं बहुत बार कहता हूं, आप उससे संदर्भित कोई और दूसरे शब्द है उन पे ध्यान दें, और फिर भी कहीं लगे तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन को जरूर चेक करें, तो इंग्लिश में जहां अपने को मदद मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन, भूमंडल का मतलब पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, इसलिए इसको क्या लिखा, वैश्विक, पूरे विश्व का तापन का मतलब तापमान बढ़ रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं है, ये अपन देखें तो ये पूरे विश्व से संदर्भित ये समस्या है। और इसके संदर्भित रूप में अपन बात क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या उत्तरदायी कारण हैं, कौन सी ऐसी हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। हरित गृह प्रभाव की गैस हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं, और यदि इसके कारण हैं, इसके प्रभाव से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, तो अपन कहें फिर ऐसा इसका क्या प्रभाव है, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं, और उन प्रभावों को देखा जाए तो उसे पता चले कि जहां मानव जीवन है या पर्यावरण है उस पर क्या ऐसा दुष्प्रभाव पड़ रहा है जिसको रोकना चाहिए। तो वैश्विक स्तर पर इसको रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके संदर्भित रूप में अपन बात करते हैं। देखो, ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य अपन कहें पूरी पृथ्वी का जो वायुमंडल है जिसमें विभिन्न गैसें हैं, पृथ्वी का एनवायरमेंट का कंप्लीट का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान,
वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। लगभग पृथ्वी के वातावरण का, पृथ्वी के वायुमंडल का एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री है और इस औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी वृद्धि को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात यदि सरल शब्दों में अपन कहें वैश्विक तापन क्या है? अब पृथ्वी पर मानवीय क्रियाकलापों से, मानव के पृथ्वी पर मानवीय क्रियाकलापों से पृथ्वी के वातावरण में होने वाली जो वृद्धि है, उसी वृद्धि को अपन नाम क्या दिया है? ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन कहा गया है। तो एक लाइन में तो अपन इसका अर्थ लिख देते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन, या जिसको अपन ने लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, एक लाइन में इसको पहले अर्थ में देखते हैं। पृथ्वी पर मानवीय क्रियाकलाप, पृथ्वी पर मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी के वातावरण में होने वाली वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है, सरल शब्दों में, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन उसके लिए मूल रूप से आपको ध्यान रखना है वो कारण क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। मानव के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, इस तरीके से औद्योगिक धंधों का विकास किया गया है, भौतिक विकास की दौड़ में इस तरीके से उसने विकास किया है जिसके कारण पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि होने लगी है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, या पृथ्वी के औसत तापमान, एवरेज, पृथ्वी के औसत तापमान में मानवीय क्रियाकलापों से पृथ्वी के औसत तापमान में मानवीय क्रियाकलापों से होने वाली तापमान वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। एक ही अर्थ है दोनों का तात्पर्य। एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है और जिसका ये अपन ने मूल रूप से उत्तरदायी क्या माना है? मानव के क्रियाकलाप माने हैं। मानव जो कार्य कर रहा है उसके फलस्वरूप ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अच्छा, किस रूप में है? जिसके लिए अपन यदि देखा जाए कि ये मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से कैसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित हो रही है। देखिए आप, देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम आया है, इसमें लिखा हुआ है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस डायग्राम को समझ के फिर अपन इसकी बात को लिखेंगे। देखिए इसमें देखो, आपको दिख रहा है कि ये अर्थ है, यहां तक का जो पार्ट है ये अर्थ है, ये पृथ्वी की सतह है, और इससे ऊपर वाला ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां तक का ये पार्ट, ये वायुमंडल है। इस वाले पार्ट की जो बात कर रहा हूं आपके सामने, ये वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? एक गैसों का आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। पृथ्वी के ऊपर जो भी अपन कहें ये सूर्य, और सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है, इस आने वाली ऊष्मा को कहा जाता है
सूर्य की लघु तरंगें, जिसको नाम दिया जाता है सौरिक विकिरण। सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगें हैं वो इस वायुमंडल को पार करके वो सीधी पृथ्वी पे आती हैं और पृथ्वी की सतह इससे गर्म होती है, ऊष्मा अवशोषण करती है। और जितनी ऊष्मा अवशोषण करती है दिन के समय, उतनी ऊष्मा पृथ्वी रात्रि को वापिस छोड़ देती है। इसमें कहूं कि पृथ्वी ने टोटल जो ऊष्मा ली, मान लो 10 इकाई ऊष्मा ली, तो 10 इकाई वापिस छोड़ दे, तो ये ऊष्मा का संतुलन होता है, बैलेंस होता है, जिसको हीट बजट के रूप में जानते हैं। लेकिन जो ऊष्मा आ रही है जिससे पृथ्वी गर्म हुई, रात्रि के समय पृथ्वी से वापिस ऊष्मा निकलती है, और ये जो वापिस, देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है इस रूप में, और ये वापिस निकलने वाली जो ऊष्मा दिख रही है, इसमें से कुछ ऊष्मा देखिए वापिस पृथ्वी पे आ रही है वायुमंडल से। इस वायुमंडल को पार करके सारी ऊष्मा नहीं जा पाती है, और ये जो ऊष्मा है इसको कहा जाता है, जो पृथ्वी से जाने वाली होती है, इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण, या जिसको अपन कहते हैं दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे, सूर्य से आने वाली लघु तरंगे पृथ्वी से गर्म होने के बाद जो वापिस ऊष्मा छोड़ती है उसको अपन कहते हैं पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगे। और दीर्घ तरंगे जब वापिस जाती हैं तो उस समय वायुमंडल में बहुत सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो गैसें इस सूर्य से आने वाली ऊष्मा को आने तो देती हैं, लेकिन जाने वाली ऊष्मा को ये गैसें रोक देती हैं, जिससे औसत टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। दूसरे तरीके से समझें आप, सूर्य से आने वाली तरंगों के लिए जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वायुमंडल में, वो छलनी की तरह कार्य करती हैं। छन छन के ऊष्मा आ जाती है और पृथ्वी पे पहुंच गई। पृथ्वी गर्म होने के बाद उतनी ही ऊष्मा वापिस जानी चाहिए, लेकिन जब ये ऊष्मा वापिस जाती है दीर्घ तरंगों के रूप में, तो वायुमंडल के अंदर जो हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं, वो गैसें कंबल की तरह कार्य करती हैं। कंबल यानी रोकती हैं। इसका मतलब सूर्य की लघु तरंगों के लिए हरित गृह प्रभाव वाली गैसें पारदर्शी रूप में कार्य करती हैं। पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंगों के लिए हरित गृह प्रभाव वाली गैसें अपारदर्शी रूप में कार्य करती हैं। और इसीलिए अपन कहें कुछ मात्रा में जो सूर्य से जो पृथ्वी से निकली ऊष्मा है, उसको वायुमंडल के अंदर हरित गृह प्रभाव वाली गैसें इस ऊष्मा को रोक लेती हैं, इसलिए एवरेज रूप में टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है, और इसी वृद्धि को अपन ने नाम रखा है ग्लोबल वार्मिंग। तो सही मायने में इसके लिए क्या लिखें? इस रूप में लिखा जा सकता है, सूर्य से आने वाली लघु तरंगें जिनको वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव वाली गैसें जो पारदर्शी रूप में कार्य करती हैं, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली जो दीर्घ तरंगें, उनके लिए हरित गृह प्रभाव वाली गैसें जो कंबल के रूप में कार्य करती हैं, जिससे लगातार वायुमंडल की ऊष्मा बढ़ रही है, और इसे अपन ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। देखिए अब अपन इसको लिखते हैं, सूर्य से आने वाली लघु तरंगें वायुमंडल की हरित गृह प्रभाव वाली गैसें वायुमंडल की हरित गृह प्रभाव वाली गैसें छलनी की तरह
कार्य करती हैं, जिससे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है। लेकिन हरित गृह प्रभाव वाली गैसें पार्थिव विकिरणों के लिए, पार्थिव यानी पृथ्वी से निकलने वाली, पार्थिव विकिरणों के लिए कंबल की तरह कार्य करती है, जिससे पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ये जो डायग्राम की जो अपन ने बात की थी उससे संदर्भित यही बात है, जिसमें अपन ने कहा है सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगें हैं, जिसको सौर्यिक विकिरण कहते हैं, उनके लिए वायुमंडल की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं वो छलनी की तरह कार्य करती हैं, आसानी से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है। लेकिन पृथ्वी से जो पार्थिव ऊष्मा निकलती है उसके लिए कंबल की तरह कार्य करती है, और जिसका परिणाम जितने अनुपात में ऊष्मा आई है उतने अनुपात में ऊष्मा वापस नहीं जा पाती, इसलिए पृथ्वी के वातावरण के औसत टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है, और जिसे अपन ने नाम क्या दिया है, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन या भूमंडलीय तापन कहा गया है। अब आपके ये दिमाग में आ रहा होगा हरित गृह प्रभाव है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। अभी अपन बात करेंगे हरित गृह प्रभाव की गैसें कौन सी, वो आगे बात करेंगे, लेकिन हरित गृह प्रभाव है क्या, इस चीज को आप एक बार देख के समझें। देखिए आपके सामने इसका जो कंसेप्ट आया है जिस रूप में, ये एक घर है, कैसा, कांच का घर है। हरित गृह जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस, उसको कांच का घर भी कहा जाता है। और जो अपन ने कहा कि ये सूर्य से जो ऊष्मा है, इस सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, कांच की जो प्रकृति होती है वो ऊष्मा को आने देता है। कैसी, जो अपन के लघु तरंग धैर्य होती हैं, जो सूर्य विकिरण लघु तरंगें, लघु तरंगों को आसानी से कांच आने देता है। लेकिन जब अंदर का भाग गर्म होता है, और गर्म होने के बाद जैसे आप देखते हैं इस वाले भाग से जब ऊष्मा वापस निकलती है तो कुछ तो निकलती है और कुछ वापस उड़ती है। इसका मतलब कांच की प्रकृति क्या है, जो अंदर से जिसकी अपन बात करें ये पार्थिव विकिरण है, और ये पार्थिव विकिरण को जो कांच का घर है, जो अंदर से गर्म हुआ, जिसने ऊष्मा छोड़ी, वो ऊष्मा बाहर जाने से कांच रोकता है। जैसे अपन ये कहें बहुत तेज धूप है, दोपहर का समय है,
एक कांचदार गाड़ी है जो बाहर धूप में खड़ी है 2 घंटे से, सारे उसके विंडो लॉक हैं, शीशे चढ़े हुए हैं। 2 घंटे बाद देखा तो गाड़ी का जैसे ही विंडो खोला तो पता चला गाड़ी के अंदर के वातावरण का तापमान ज़्यादा है और बाहर के वातावरण का तापमान कम है। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो ऊष्मा आ रही थी वो अंदर आ तो रही थी लेकिन जा नहीं रही थी, इसलिए अंदर का तापमान बढ़ जाता है। और अंदर का जो तापमान बढ़ रहा है, इसी कांच के घर को जो अपन ने कहा कि पूरी पृथ्वी इस कांच के घर की तरह है और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो अपन ने कहा ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये घर की तरह आवरण बना रखा है। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण जो वायुमंडल, और उसमें हरित गृह प्रभाव वाली गैसें, तो ये गैसें अपन के कांच के घर की तरह कार्य करती हैं, ऊष्मा को आने देती हैं लेकिन जाने वाली ऊष्मा को रोकती हैं, इसलिए एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि होती। आपने सुना हो, देखा हो, कहीं पढ़ा हो, ध्रुवीय भागों के अंदर जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अधिकांश वर्ष के समय शीत ऋतु रहती है, वहाँ वो फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं। क्योंकि पहली बात वहाँ ऊष्मा कम जाती है, और जो कम ऊष्मा है तो इस कांच के घर में जितनी ऊष्मा जाएगी वो अंदर ही रहेगी, इसलिए बाहर के वातावरण में तापमान कम है और कांच के घर के अंदर तापमान ज्यादा रहता है। तो ठंडे, शीतोष्ण व शीत कटिबंध के क्षेत्रों के अंदर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं जिससे सब्जियों का या फलों का उत्पादन किया जा सके। तो शायद समझ गए होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित। हाँ, इस टॉपिक से संदर्भित आपका कैसा भी कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में दें, जिससे कि जो संदर्भित होगा मैं आपसे बात करूंगा। कैसा भी कोई भी प्रश्न हो, आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको लिखें, जिससे कि उसका प्रश्न का आंसर भी आपको मिल पाए, ताकि जो टॉपिक है उसकी पूरी जिज्ञासा सही ढंग से जानकारी प्राप्त हो पाए। और ख़ास बात यह है कि ये एक तारतम्यता है, आप रटने का प्रयास करोगे तो बहुत से विषय हैं जिनको रटा नहीं जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, और बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न की चाहे कैसी भी प्रकृति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें एक अभी पूछा है प्रश्न है कि किरणें अंदर कैसे रुकती हैं। अंदर रुकने का मतलब ये जो कांच है ये सूर्य से आने वाली जो किरणें उसको तो आने देता है, उसमें रुकावट नहीं है, छलनी की तरह है, लेकिन जो दीर्घ तरंगे हैं वो इस कांच को पार नहीं कर पाती, कम पार कर पाती हैं, तो कुछ मात्रा में किरणें इस कांच के घर में ही रुक जाती हैं, ऊष्मा रुक जाती है। इनकी वेवलेंथ भी लंबी, पार्थिव विकिरण है, ये लघु तरंग है, ये दीर्घ तरंग है। तो दीर्घ तरंग है वो कांच को पार करने में पूरे रूप में पार नहीं कर पाती, तो कुछ मात्रा में रुक जाती हैं। इसलिए अपन ने कहा ना कंबल की तरह कार्य करता है। कंबल क्या है? एक लेयर है, एक चद्दर है, उसमें से धीरे धीरे छन छन के निकलेगी, इसलिए अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हरित गृह प्रभाव वाली गैसें उत्तरदायी हैं तो वो कौन सी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हरित गृह प्रभाव वाली गैसें। हरित गृह प्रभाव, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस रूप में भी लिख सकता है, एज इट इज हिंदी के रूप में इंग्लिश वर्जन को लिख देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो भी यही है। तो कौन सी ऐसी गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव के रूप में जानते हैं? देखिए आप, 1 नंबर पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी थी वायुमंडल में, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि का ही परिणाम है अब जो एवरेज टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टोटल ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख कोई उत्तरदायी गैस है तो वो CO2 है, और ग्लोबल वार्मिंग में इसका लगभग 60% योगदान है। तो आप समझ सकते हैं आधे से ज्यादा अकेली गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ क्यों रही है? इसका बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है जैविक ईंधन का दहन। जैविक ईंधन यानी इसमें ध्यान रखना है आपको, जैविक ईंधन का दहन। और जैविक ईंधन में क्या आते हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और आज अपन देख रहे हैं बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन, जो पावर का प्रोडक्शन होता है वो भी थर्मल पावर है, तापीय ऊर्जा है, जो अपन कहीं कोयला आधारित है, प्राकृतिक गैस आधारित है। और बहुत सी परिवहन के जितने भी साधन हैं वो सभी पेट्रोलियम पर आधारित हैं, पेट्रोल डीजल पर आधारित हैं। तो आप देख लो कितने बड़े स्तर पे। और अभी अभी आपने देखा हो, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान आ रहा हो, कोरोना महामारी जब से आई 1 वर्ष में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में पूरे विश्व में कमी आई है। क्यों कमी आई है? मानव के समस्त क्रियाकलाप बाधित हो गई। और आप देख रहे हो जैसे राजस्थान में, भारत में पिछले वर्ष भी, विश्व में भी जगह जगह लॉकडाउन लगाए गए, परिवहन के साधनों को रोका गया, कम से कम साधनों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण अपन कहीं इस CO2 की मात्रा में कुछ कमी आई है। लेकिन ये तो किसके कारण है? एक विशेष रूप से जो अपन कहें एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि जिसके कारण अपन जा नहीं पा रहे हैं। तो पहले नंबर पे CO2 जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है, दूसरे नंबर पे, 2 नंबर पे CH4 मीथेन, मीथेन गैस। और प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न इस रूप में आता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे प्रकार की प्रश्न की प्रकृति, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस हैं, उसमें दो दो गैसों का समुच्चय मिलेगा। तो एक तो पहले नंबर पे CO2 और दूसरे नंबर पे CH4 मीथेन। और इस मीथेन का योगदान लगभग 20% है। इसका मतलब 60% CO2, 20% मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़े स्तर पे यही है। और मीथेन कहां से आ रही है आप देखें तो मीथेन की जो स्थिति है, बाढ़ग्रस्त चावल, बाढ़ग्रस्त चावल के खेतों से, आर्द्र भूमि से, वेटलैंड, आर्द्र भूमि जो क्षेत्र हैं उनसे, पशुओं की जुगाली से, कोयला खनन से, कोयला दहन से नहीं है, कोल माइनिंग, कोयला खनन से। तो अपन कहीं बाढ़ग्रस्त जब पानी भरा रहता है चावल के खेतों में, वहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है। वेटलैंड जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनसे मीथेन का उत्सर्जन होता है। पशुओं की जुगाली, पशु जैसे अपन कहीं गाय है, भैंस है, ऊंट है, वो चारा जल्दी जल्दी चरता है पहले, और जल्दी खाके फिर दूर आराम से बैठता है, और बैठ के फिर वो अंदर से वापस पेट में से चारा मुंह में लाता है, फिर उसको चबाता है। इसको कहते हैं जुगाली। बार बार इस रूप में करता है। तो जब वो जुगाली करता है तो उसके नजदीक जाके देखेंगे तो एक अलग गंध सी आएगी, और वो गंध किसकी आती है? मीथेन की। और जिस क्षेत्रों में अपन कहें कोयला खनन, जो कोयला निकाल रहे हैं भूमि से, खानों से, तो खनन से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसका मतलब चावल की खेती को अपन बंद नहीं कर सकते, दूसरा पशु की जुगाली भी नहीं रोक सकते,
और ये तो अव्यवहारिक भी हो जाएगा, ये तो प्राकृतिक स्थिति से ही विरुद्ध हो जाएगा। हाँ, यदि अपन ने जैविक ईंधन के निर्भरता धीरे धीरे कम करें तो खनन की मात्रा भी घटेगी इस वाले भाग से। तो यहां से अपन के मीथेन की मात्रा को कम किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट 3 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो गैस है उसका नाम है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी उद्योग धंधों से ही उत्सर्जित होती है। और 4 नंबर पे जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। एसी रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब तो इसके ऊपर बैन कर दिया गया। तो इस गैस के प्रभाव से भी आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग उष्मन बढ़ता है। मैंने 4 तक ये लिखी हैं और इन चारों का डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नंबर पे मीथेन, 3 नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड और 4 नंबर पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस 4 तक का ही क्रम लिखा है मैंने। इसके अलावा 2 गैसों का मैं नाम और लिख रहा हूं कि उसका कहीं ना कहीं और कारण से जुड़ी हुई बात है। और उसमें देखिए आप 5 नंबर पे देखिए, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और 6 नंबर पे आप देखिए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इसके अलावा और भी गैसें हैं, लेकिन मैं 6 गैसों का नाम इसलिए लिखा है आगे अभी अपना इससे संदर्भित एक टॉपिक आएगा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। और वैश्विक स्तर के ऊपर एक संधि, एक प्रोटोकॉल बना था जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। और उस क्योटो प्रोटोकॉल में इन 6 गैसों की मात्रा पर रोकने पर सहमति बनी। इसका मतलब यही 6 गैसें, ये ध्यान रखना, ये 6 गैसें किसमें थी? क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो संधि या प्रोटोकॉल। वहां अपन 6 संख्या की बात करेंगे। तो जब 6 संख्या की बात करेंगे तो वो ये 6 संख्याएं आएंगी: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 जिसको कहा है नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद अपने देखा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। इन 6 गैसों के ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर सहमति बनी और इन 6 गैसों की मात्रा को कम करने के ऊपर एक संधि का गठन हुआ था। उसी संधि को नाम रखा था क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए इसके अलावा और कौन सी गैसें हैं। अन्य गैसें परफ्लोरोकार्बन, ओजोन गैस, जलवाष्प वाटर वेपर, ये भी अपन कहें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। के अलावा इनको और लिखा है अपन ने अलग से, जिसमें परफ्लोरोकार्बन, ओजोन गैस भी है, जलवाष्प भी है। ये भी पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। और ये जितने भी अपने गैसों का नाम लिया है ये सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं, जिसमें अपन ने देखा है। फिर ध्यान दें 6 गैसें क्योटो प्रोटोकॉल में है, प्लस ये 3 अपन ने इसके अलावा लिखी हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब इनके अलावा किसी का नाम लिखेगा
तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब समझें कि ये जो हरित गृह प्रभाव वाली गैसें, इनमें वृद्धि क्यों हुई, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या था। इन गैसों के कारण तो वह है, लेकिन इनका कारण क्या है, देखिए आगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन के ऐसे क्या कारण रहे हैं जिससे कि ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। पहला, 1 नंबर पे प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। जितने भी प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों का मानव ने अपने भौतिक विकास के लिए, भौतिक विकास समझ रहे हैं, जो सुख सुविधाएं, भौतिक विकास के लिए अंधाधुंध रूप में दोहन किया, और उसी का परिणाम हुआ अंधाधुंध दोहन के कारण ही ये विभिन्न हरित गृह प्रभाव वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि हो गई। दूसरा, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे निर्वनीकरण। इसका तात्पर्य यह है, पूर्व के समय के अंदर भूमि के ऊपर बड़े क्षेत्र पर जहां अपन के वनों का आवरण था, मानव ने अपनी भौतिक सुविधाओं को देखते हुए और साथ में विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से और धीरे धीरे उस भूमि के आवरण को साफ किया गया, यानी वनों को काटा गया। वनों को काटना निर्वनीकरण, वनों को काटा गया, उस पर खेती की जाने लगी। और जैसे जैसे वनों को, वृक्षों को काटेंगे तो निश्चित रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो चक्र है वो बाधित होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, अपने पता है कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और सबसे उत्तरदायी गैस ही कौन सी है, CO2। तो निर्वनीकरण भी एक बड़ा कारण रहा है। तीसरा, नगरीकरण व तीव्र औद्योगिकरण। वह तीव्र औद्योगिकरण, उद्योग धंधों में जहां आपने कहा कि विभिन्न प्रकार की जो हरित गृह प्रभाव वाली गैसें निकल रही हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो ये उद्योग धंधों के अंदर जो तेजी से विकास हुआ, जो आधुनिक सभ्यता की तरफ जैसे मानव का ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे भौतिक सुख सुविधाओं का परिणाम हुआ, और नगरों का विकास हुआ, और औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा, और इसी के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरणीय समस्याएं भी नई उत्पन्न हुई। और नेक्स्ट लिखें, जहां ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक और महत्वपूर्ण जो कारक है, जिसमें आपने देखा है जीवाश्म ईंधन का सबसे ज्यादा दोहन किया गया है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधनों का अधिक दोहन, जिसमें अपन कहीं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जितने भी जैविक ईंधन हैं, जिससे सबसे ज्यादा अपन कहें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, विभिन्न हरित गृह प्रभाव वाली गैसें निकलती हैं, उनका मूल कारण यही है। और इसीलिए आप देखें, भारत जैसे देश में भी अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम चला रखा है, जहाँ अपन कहें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा के स्रोत हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस जो अपन कहें जीवाश्म ईंधन वाला कोयला, पेट्रोलियम, इस पे धीरे धीरे निर्भरता कम की जा रही है, जिससे अपन कहें ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उस वाले भाग को भी रोका जा सके।
तो विशेष रूप से 4 बड़े कारण हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन है, भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ, मानव ने वनों को काट दिया जिससे विभिन्न प्रकार के उद्योगों को विकसित किया, नगरों को विकसित किया, खेत बनाए, कृषि क्षेत्रों में बदलाव हुआ और साथ में नगरीकरण, औद्योगिकरण हुआ और जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग हुआ और इसी का परिणाम हुआ अब पूरी पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ने लगा, जिसे ही अपन ने वैश्विक तापन के रूप में नाम दिया। और यदि ये कारण हैं और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो भी रही है तो इसको आखिर इसके क्या इफेक्ट हैं, क्या इसके ऐसे प्रभाव हैं अब इसको रोका जाए। तो अब देखिए इसके प्रभाव क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव इसके बहुत से इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको नजर आएगा सारे प्रभाव एक दूसरे से जोड़ते हुए रूप में हैं। अभी भी सभी शंकर यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नरेंद्र नागर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए इसके क्या ऐसे प्रभाव हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन प्रश्न ऐसा भी आता है सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है। तो देखिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज। प्रश्न में जब इस तरीके की प्रकृति होती है, प्रभाव तो सारे ही हैं, लेकिन यदि पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है, मेजर इफेक्ट क्या है, तब आंसर क्या बनेगा, जलवायु परिवर्तन। तो सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख। और वैश्विक स्तर के ऊपर जो इसे संदर्भित जो सम्मेलन बाद में आयोजित किए जाने लगे वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के नाम से ही संचालित किए जाने लगे हैं। तो पहला है जलवायु बदलेगी, तापमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जलवायु में बदलाव होगा, जिसको अपन ने क्लाइमेट चेंज का नाम दिया। दूसरे नंबर, पर्वतीय भागों की हिमानियां। हिमानियों का मतलब ग्लेशियर, पर्वतीय भागों की हिमानियां, ग्लेशियर इंग्लिश में लिखेगा तो हिमानियां तेजी से पिघलेंगी। तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के कारण पर्वतीय भागों पर जो ग्लेशियर हैं, हिम जमा हुआ है, हिमानियां हैं, तो वो हिमानियां धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। और यदि हिमानियां पिघलेंगी तो यही जो अतिरिक्त जल है ये नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगा और समुद्र में यदि पानी ये पहुंचता है तो धीरे धीरे समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर उठेगा। नेक्स्ट, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। हिमानियां पिघली, पानी बहकर पहुंचा ओशियन में, महासागर में, महासागर का जल स्तर ऊपर उठा और जल स्तर यदि अपन के वृद्धि होती है तो उस जल स्तर के वृद्धि होने से जो तटवर्ती भाग हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होने लगेंगे और जो अंदर द्वीपीय भाग हैं वो भी डूबने लगेंगे। तटवर्ती भागों व द्वीपों का डूबने का खतरा। तीनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भागों की, हिमालयों की बर्फ का पानी समुद्र में पहुंचा,
समुद्र का जो वाटर लेवल था इंक्रीज हुआ, ऊपर उठा, जिसके कारण तटवर्ती भाग और द्वीप समूह धीरे धीरे जलमग्न होने लगे, उसका खतरा उत्पन्न हो गया। मालदीव जैसे देश में, जहां अपन के पूर्व में मोहम्मद नासिर जहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन चल रहा था, उस संदर्भित पूर्व के वर्षों में एक बार कैबिनेट की बैठक का आयोजन समुद्र के अंदर किया, और समुद्र के अंदर बैठक करने का आयोजन का उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट करना। यदि इस ग्लोबल वार्मिंग पर कोई बेहतर सटीक रणनीति नहीं बनाई गई तो वैश्विक स्तर के ऊपर तो ये इसी तरीके से जल स्तर बढ़ेगा तो मालदीव देश तो पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे द्वीप समूह हैं और वो जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए उनका ये संकेत देना था। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्रों में बदलाव व आहार गुणवत्ता, आहार गुणवत्ता में कमी। तापमान परिवर्तित होगा तो उससे जो फसलें हैं, कुछ उष्ण कटिबंध हैं, कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं, तो उन फसलों के क्षेत्र में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा उनमें। और साथ में जो फसलों का उत्पादन है, दलहन तिलहन है या खाद्यान्न है, तो उनकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी। नेक्स्ट, 6 नंबर पे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव व मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ेंगी। इसका मतलब मानव के स्वास्थ्य के लिए भी तापमान बहुत ज्यादा भी बढ़ेगा तो उससे अपन के विभिन्न त्वचा से संबंधित विभिन्न बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होने से, और कीट, विभिन्न प्रकार के कीटों की उत्पत्ति होगी जिसमें मलेरिया जैसी बीमारियों का और प्रकोप बढ़ेगा। इसका मतलब मानव स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रवाल विरंजन, जिसको कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल विरंजन कह दें या कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल का सफेद होना। प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग, जिसको कह रहे हैं प्रवाल का सफेद होना, और इस सफेद होने के कारण ही अपन के प्रवाल धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता का विनाश होना। नेक्स्ट, इसका दुष्प्रभाव देखिए, विश्व में मौसमी चरम घटनाएं, चरम घटनाएं बढ़ना, जैसे चक्रवात में तेजी, बाढ़, सूखा, कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, कहीं सूखे की स्थिति होगी, और चक्रवातों की गति तीव्र होगी। अभी आप देख रहे हो तोकीते तूफान आ रहा है जिसकी गति तीव्र हो रही है। अब पिछले वर्षों से देखेंगे तो चक्रवाती तूफानों की गति में तीव्रता आई है। तो ये भी अपन कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में ही है। नेक्स्ट, एक और लिखें इसका 8 नंबर पे, प्लैंकटन, जो मछलियों का भोजन होता है, प्लैंकटन का विनाश, जिससे
मत्स्यन उद्योग को नुकसान होगा। इसी के साथ है अपन कहें जल में जल का तनाव, जल की असुरक्षा, आगे लगातार यही जलवायु परिवर्तन की स्थिति होगी तो किसी क्षेत्र विशेष में जल की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये सारी अपने का जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के अंदर अपने सामने ऐसी स्थितियां थी तो इनको देख के पता चला कि वैश्विक स्तर के ऊपर इसको रोकने का कोई वैश्विक स्तर के ऊपर कोई योजना होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक देश तक ये सीमित नहीं है, पूरी पृथ्वी के वातावरण से संबंधित है। और अब अपन बात करते हैं इससे आगे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं। हेडिंग लिखें, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। अब तक कितने सार्थक कदम हो पाए हैं उसके संदर्भित रूप में कौन सी संधि का गठन हुआ है और आज वर्तमान में कहां किस रूप में ये प्रक्रिया चल रही है जो आगे आने वाली पीढ़ियां आसान्वित रूप में हो सकती हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को रोका जा सकता है। देखिए शुरुआत से जो ऐतिहासिक पक्ष से 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार 5 जून 1972 को वैश्विक स्तर के ऊपर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, और इसी 5 जून के आधार पर विश्व के अंदर 1974 ईस्वी से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो कारण था वो अपन के 5 जून को वैश्विक स्तर पर ये सम्मेलन का आयोजन हुआ था स्टॉकहोम में, और हम प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना कि हर वर्ष जो अपन कहीं पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कोई थीम निश्चित रूप से रहती है। पूर्व में भी एक बार प्रश्न आया हुआ 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस, द बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये उसकी थीम थी, उससे प्रश्न भी आया था। तो कहीं ना कहीं इस थीम से भी संदर्भित प्रश्न हो सकता है। तो ध्यान रखना 2020 में जो थीम थी 2020 के वर्ष की विश्व पर्यावरण के संदर्भ में टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। प्रकृति के लिए समय, ये इसकी थीम है। 2021 का 5 जून आना है, 2020 का मैंने लिखा है टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए भी समय निकालना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, प्रकृति के लिए समय। लेकिन इस स्तर के ऊपर पहली बार आयोजन हुआ, लेकिन कोई विशेष रणनीति नहीं बन पाई। फिर आगे देखिए 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर 1992 में पूरे विश्व के देशों के द्वारा एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें पर्यावरणीय सभी समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की गई। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पर कोई रणनीति नहीं बनी। हाँ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये संधि का गठन हुआ था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस पर कोई सहमति नहीं बनी। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में एक निश्चित रूप से एक एजेंडा बना
और उस एजेंडे का नाम रखा एजेंडा 21। इसी में ये नाम रखा एजेंडा 21। ये 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन के अंदर विश्व के देशों के द्वारा एक एजेंडा बनाया जिसका नाम रख दिया एजेंडा 21। 1992 के 8 वर्ष बाद 21वीं शताब्दी आनी थी, तो 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं ये। और इसमें क्या रखा गया? पर्यावरण प्रदूषण को कम करना व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाने की रणनीति। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है उस प्रक्रिया को कैसे अपनाएं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करें, प्राकृतिक संतुलन बनाएं प्रकृति में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास की परिभाषा विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर दी और यूएनओ उसी परिभाषा को लेकर 1992 में जो अपन के रियो डी जेनेरो में आया कि सतत विकास की प्रक्रिया को लागू करें। सतत विकास की प्रक्रिया क्या थी? विश्व में बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा रखी थी। इसमें एक ही अपन ने कहा कि ये एजेंडा 21 हुआ। फिर उसके बाद 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ये संधि बनी। जापान का शहर है क्योटो, उस क्योटो शहर के अंदर ये सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस संधि का गठन हुआ। संधि क्योटो प्रोटोकॉल 97 में बनी लेकिन लागू नहीं हुई। इसी में आगे लिख दें लागू 16 फरवरी 2005 को हुई। और इसका लक्ष्य क्या रखा? 2005 को हुई, जिसमें दो 2008 से 2012 तक विश्व के 1990 ईस्वी के कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में 5.2% की कमी लाना, जिसमें 6 गैसें रखी। और ये अपन पहले लिख चुके हैं 6 गैसें। इसमें रखा क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को रूस के सम्मिलित होने से लागू हुई। 2008 से 2012 तक विश्व के 1990 ईस्वी का जो टोटल कार्बन उत्सर्जन था उस उत्सर्जन में 5.2% की कमी लाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। लेकिन इसमें ये आप जरूर ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका इस संधि में शामिल नहीं था। ये ध्यान रखना है आपको, यूएसए इस संधि में शामिल नहीं था। इसमें लिख देना यूएसए शामिल नहीं था, यूएसए संधि में शामिल नहीं हुआ था। और लंबे समय तक जो अपन 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू होने का कारण यही था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। और इसका जो निर्धारित मानक था विश्व के कम से कम 55 देश और विश्व के कुल उत्सर्जन का 55% उत्सर्जन करने वाले देश
जब तक इस प्रोटोकॉल की रेटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा। और जैसे रूस इसमें सम्मिलित हुआ तब ये संधि लागू हो पाई। उसके बाद लगातार क्योटो प्रोटोकॉल ही चलता रहा और क्योटो प्रोटोकॉल के बाद फिर देखिए आगे नेक्स्ट रूप में 2002 ईस्वी में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और इसको रियो 10 भी नाम दिया जाता है, रियो 10। 2002 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पर कोई प्रकार की रणनीति नहीं बन पाई। 97 का प्रोटोकॉल 2005 में लगाया, तो बीच के समय के अंदर कोई ऐसी रणनीति नहीं बन पाई। फिर देखिए उसके बाद 2012 ईस्वी में दोहा सम्मेलन, जिसको नाम दिया कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको नाम रखा कोप 15, कोप 18। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस संस्था के द्वारा हर वर्ष एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 18वां जो कोप सम्मेलन था 2012 में दोहा के अंदर हुआ, कतर की राजधानी दोहा में। और इस सम्मेलन में क्या हुआ, ये तय क्या किया गया, 2020 ईस्वी तक क्योटो प्रोटोकॉल को बढ़ाया जाए, वह 2015 तक नई संधि का गठन क्योंकि 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की सीमा समाप्त हो रही थी, तो इस समय एक नई संधि गठित होनी थी, लेकिन विश्व के देशों में सहमति नहीं बनी और उसी का परिणाम यही रहा। इसको क्योटो प्रोटोकॉल को बढ़ाकर 2020 तक ले गए और 2015 तक कोई नई संधि गठित होनी, और 2015 आते आते और 15 के अंदर 2015 और इसमें एक सम्मेलन हुआ जिसको नाम रखा कोप 21 और इसको कहते हैं पेरिस सम्मेलन। और यही वर्तमान में जो संधि का जो गठन हुआ उसका नाम भी पेरिस सम्मेलन है, जो वर्तमान के अंदर जिसपे कार्य चल रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन हुआ और इसी के नाम पर रख दिया पेरिस संधि। और इस पेरिस संधि का क्या लक्ष्य रखा गया, जैसे विश्व के 55 कम से कम देश 55% कार्बन उत्सर्जन वाले इसकी पुष्टि कर देंगे तो ये संधि लागू होगी। और ये 4 नवंबर 2016 को ये संधि लागू भी होगी। 4 नवंबर 2016 को संधि लागू। 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया, अपनी पुष्टि की और ये इस संधि की भी सहमति होगी, इस पर मान दिया। और भारत ने ग्लोबल वार्मिंग पर पिछले वर्ष में देखा जाए 4-5 वर्षों में तेजी से इस पर कार्य भी किया, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है वो भी आपको नजर आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग पर भारत को कैसा लक्ष्य मिला है। इस संधि की क्या खास विशेषताएं हैं। पेरिस संधि, पेरिस संधि में क्या रखा, विश्व के पूर्व औद्योगिक स्तर के तापमान
जो अपन कहें औद्योगिक क्रांति के समय से पूर्व का जो समय था उस समय की बात कर रहे हैं। विश्व के पूर्व औद्योगिक स्तर के तापमान में होने वाली वृद्धि को 2% तक रोका जाए। बाद में इसको संशोधित करके, इसको संशोधित 2% नहीं है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में इसको संशोधित कर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया। अब विश्व में औद्योगिक स्तर के समय विश्व का जो तापमान था उसमें होने वाली जो वृद्धि थी उस वृद्धि को कितने डिग्री तक किया जाए? 2 डिग्री तक। और बाद में इसको संशोधित करके कितना कर दिया? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब विश्व ने मान लिया कि लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान बढ़ेगा ही, लेकिन इसको यहीं तक ही रोका जाए। ये मेन उद्देश्य रहा है। और भारत ने इसमें क्या लक्ष्य रखा है? भारत ने अपना लक्ष्य जो तय किया है 2030 ईस्वी तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% की कमी लाना। यानी जितने भी जैविक ईंधन से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें लगभग 1/3 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, और जो अक्षय ऊर्जा के कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देना। और आप देख लो लगातार सौर ऊर्जा की विभिन्न योजनाएं लाई जा रही हैं, इसी पवन ऊर्जा की योजनाएं लाई जा रही हैं, तो निश्चित रूप से इस जैविक ईंधन के ऊपर निर्भरता को घटाया जाए। और जहां अपन कहें इस पेरिस संधि के अंदर भारत जैसे देश ने मिलकर 100 देशों ने एक सोलर अलायंस के नाम से एक पैनल भी बनाया गया, और सौर ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से वृद्धि की जा सकती। तो ये वर्तमान में जो संधि है उस संधि का नाम है पेरिस संधि, और इसी संधि के ऊपर वर्तमान में कार्य चल रहा है। एक प्रश्न आप ये जरूर ध्यान रखें इसमें, अब विश्व में कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों का अवरोही क्रम। अब विश्व में जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है, इसके संदर्भित रूप में भी आपको ध्यान हो। 1 नंबर पे है चीन। विश्व का लगभग टोटल 27% कार्बन उत्सर्जन अकेला चाइना कर रहा है। तो उद्योग धंधों का तेजी से विकास हुआ, जैविक ईंधन का प्रयोग अधिक हुआ, और इससे अपन कहीं सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन। 2 नंबर पे देखा जाए तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लगभग आज विश्व का 15%। और खास बात है इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस संधि से अलग होने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि वो राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपने नागरिकों को सुविधाएं मेंटेन कैसे रखी जाएं, और उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते उसने कहा कि हम पेरिस संधि से अलग हट रहे हैं। और खास बात ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य ये था कि 2025 तक उसके कुल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 28%, 25 से 28% कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना था, और उससे निश्चित रूप से जो अपन के औद्योगिक विकास था वो अवरुद्ध होने वाला था। लेकिन जो बाइडेन जो वर्तमान में राष्ट्रपति आए उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं, और वापस इसकी पुष्टि कर दी है, और संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस संधि में वर्तमान में फिर शामिल है। 3 नंबर पे ईयू, यूरोपीय संघ, लगभग 10%। और 4 नंबर पे इसी में देखें तो भारत, जो लगभग 7% कार्बन उत्सर्जन करता है। सात प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करता है।
तो कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में पहला स्थान किसका है? चीन का है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसी से संदर्भित और भी कोई प्रश्न हो आपके, कोई भी हो, कमेंट हो तो आप लिखें जिससे पता चले। सीमा दावा सर मैं 11वीं और 12वीं में टेबल में पढ़ी थी, 11वीं और 12वीं में पढ़ी थी। सभी को नमस्ते नमस्ते। कोई भी कैसा भी आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं। किस गैस से सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से सर्वाधिक होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए 1 नंबर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहा कि 60% उत्तरदायी है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 2 नंबर पे मीथेन, 3 नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड और 4 नंबर के ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस 4 तक का क्रम आपके सामने है। तो 1 नंबर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इससे संदर्भित कुछ एजेंसियां भी हैं जैसे टेरी, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी निकाय जो समय समय के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसको मूल्यांकन रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं। और IPCC जो संस्था है जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, में ध्यान रखना IPCC जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, 2007 में IPCC को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। IPCC इंटर पैनल अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी निकाय, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको नाम रखा अपने IPCC। और ये अपनी आकलन रिपोर्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहती है, और जो 2007 में इसी रिपोर्ट के आधार पर इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और एक संस्था जहां अपन के UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ये कार्य करती है और ये हर वर्ष कोप सम्मेलन का आयोजन करती है। और ध्यान रखें जो सबसे नया जो सम्मेलन है, जो कोप 26 जो आयोजन होना है, ये 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण ये संपन्न नहीं हो पाया। तो 2020 वाला 2021 में और ग्लासगो में होगा। ब्रिटेन का एक शहर है ग्लासगो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 21 2020 में होना था, लेकिन 2020 का कोविड के कारण, कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया और विश्व के देशों ने 2021 में COP 26 का आयोजन ग्लासगो ब्रिटेन के अंदर करने का निश्चय किया हुआ है। जैसी परिस्थितियां रहेंगी उसके अनुसार। मोनू यादव, अभिव्यक्ति संस्थान में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए आज मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर 2018 हूँ। मेरी सफलता के सिरमौर आप हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र साथियों को उनको सूचित करें, और जो भी हैं जो अपने अभिव्यक्ति से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी थे उन तक भी सूचना पहुँचाएँ, और वो अपनी जो क्लासें हैं उनका निश्चित रूप से लाभ लें और लगातार ज्ञान अर्जन में लगे रहें और तैयारी में भी लगातार जुड़े रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी करें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें, सभी तक इसकी पहुंच बनाएं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो, क्लास का समय काफ़ी लंबाई हो गया, लेकिन लास्ट में टॉपिक को समेटना ही था, इसलिए अपन ने
इस टॉपिक को इसी रूप में लास्ट में थोड़ा तेजी करते हुए समेटा है, जानकारियां लगभग सभी इसमें आ सकें। एक टर्म और ध्यान रखना है, एक आता है कंसेप्ट कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है, ध्यान रखना, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये क्योटो प्रोटोकॉल से ली गई है। क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट होता क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल में तय किया गया कि कोई संस्था है और उस संस्था को किसी कार्य करने के संदर्भित रूप में उसकी किसी इकाई के उत्पादन में कितना कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए, और जितना होना चाहिए कार्बन उत्सर्जन उसकी अपेक्षा भी कार्बन का उत्सर्जन कम हो इकाई में, तो कम होने के कारण उसको कार्बन की क्रेडिट यानी कार्बन उसको आधार मिल गया कि कुछ मात्रा में उसका बचा हुआ है। प्रति यूनिट अपने कहा कि 5 यूनिट कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन उसने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास किया और वो 5 की जगह 4.5 यूनिट ही कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। तो जो आधा यूनिट है वो कार्बन की क्रेडिट है उसकी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 से। सुमन ने आंसर दिया है CO2। जितेश ने चीन USA, हाँ सही क्रम है। गुड इवनिंग। आगे जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास होगी, जो लाइव क्लास होगी, उसकी सूचना आपको पूर्व में मिल जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस रूप में लाइव क्लास नहीं हो सकती, लेकिन उससे संदर्भित जो वीडियो हैं आपके यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे और अपने ऐप की क्लास हैं उनमें भी आपको मिलेंगे। और जो टॉपिक अभी तक कुछ रिकॉर्डेड हो चुके हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, ऐप में भी आ जाएंगे और यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएंगे, तो आप उसको भी देखें। और क्लासों के संदर्भ में, लाइव क्लासों में ध्यान रखें, इसी बुधवार से श्री चंद्रभान चौधरी जी जो अपने संस्कृत के व्याख्याता हैं उनकी भी लाइव क्लास रहेगी। एक बार पुनः सुन लें, बुधवार से श्री चंद्रभान चौधरी जी जो अपने संस्कृत के व्याख्याता हैं, जिन्होंने रिट में दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत विषय पढ़ाया है, उनकी लाइव क्लास रहेंगी। मैं आगे भी आपके सामने क्वेश्चनों की सीरीज भी लेके आऊंगा, आप सभी लोगों तक सूचना पहुंचाएं। और अपना भी जो ज्योग्राफी भाई कुलदीप यादव जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाली जो भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं वहां भी आपको मदद मिल सके। और कोई किसी का कमेंट्स है तो ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास लाइव क्लास में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप विद्यार्थियों का भी उत्साहवर्धन करें और स्वयं भी जोश होश के साथ रहें, लगातार तैयारी करते रहें। जय हिंद।